वेलकम इन डिप्लोमा 9 क्लास स्टूडेंट। जैसा कि पिछले लेक्चर पर हमने होमवर्क दिया था और यह साइरस डायग्राम का एक क्वेश्चन है जिसमें वैल्यू निकालने के लिए हमें कहा था। एक क्वेश्चन मैंने लगा दिया था। ठीक है, आप इस समय डिटर्मिनेंट यानी सारणिक पढ़ रहे हो और सारणिक के तथा एपीजीपी के सभी लेक्चर वीडियो पड़े हुए हैं प्लेलिस्ट में, आप वहां से देख सकते हैं। और जब कंटिन्यूअस देखेंगे तो आपको काफ़ी इसमें जो है कुछ सीखने को मिलेगा और टोटल कोर्स कवर होगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसका सलूशन किस तरह से इसे सॉल्व करते हैं ये हम बता रहे हैं और आई होप आप लोग इसे सॉल्व किए होंगे। तो चलिए इसे जरा मिला लीजिएगा कि किस तरह से आपका आपने सॉल्व किया और क्या आंसर आपका सही है कि नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर 2 होगा और यहाँ पर 4 1 और -3 होगा। ओके, देन व्हाट इज द पर्सनल साइरस डायग्राम? एज यू नो वेल, आप जानते हो अच्छी तरह से कि इन 3 कॉलम को हमें लिखना होगा। तो -1 2 4 ये कॉलम फर्स्ट हो गया, 6 1 1 ये कॉलम सेकंड हो गया, 2 1 -3 ये कॉलम थर्ड हो गया। फिर फर्स्ट और सेकंड को फिर रिपीट करेंगे इसमें। तो ये क्या होगा, फर्स्ट यानी -1 2 4 एंड फिर 6 1 1। ठीक है, तो अब यहाँ से यहाँ जो है इसे कैरी कर लो और फिर यहाँ से यहाँ थर्ड पॉइंट पर तक चला आया, यानी कि 1 2 1 1 3 ये हो गया। आप दूसरा डायगोनल लोगे ये और इसके साथ साथ यह जो है 6 1 4 हो गया। और जब तीसरा डायगोनल लोगे 2 और 2 से 1, ये आप देखिए 3 डायगोनल यहाँ पर बन गए। ठीक है, अब यहाँ पर जो है आपने बना दिया, ठीक, और यहाँ पर ये बना 2 का। क्लियर? तो यहाँ पर जो नीचे से ऊपर बनेंगे उसका एक तरफ मल्टीप्लिकेशन लेंगे। आपको मैंने बताया था पहले ऊपर से नीचे वाले के मल्टीप्लिकेशन ले लीजिए। तो यहाँ पर डेल्टा इक्वल टू क्या हो जाएगा, डेल्टा इक्वल टू आप देखो -1 × 1 × 3 माइनस में -3 हो जाएगा। एंड फिर जो है 6 इंटू प्लस में 6 इंटू 1 इंटू 4 यही होगा। एंड प्लस आप यहाँ पर देखो नेक्स्ट होगा 2 इंटू 2। ठीक है, 2 इंटू 2 इंटू 1 ये हो गया माइनस। अब नीचे से जो डायग्राम ऊपर की तरफ जा रहे हैं उनको हम देख लेते हैं। तो नीचे से जो डायग्राम ऊपर की तरफ जा रहा है डायगोनल 4 1 2 उसको लिख लेंगे, फिर 1 1 और -1 ये होगा, और नीचे ये 3 2 और 6 ये नीचे वाले डायगोनल उसके बाद माइनस कर देते हैं। तो 4 × 1 × 2 यहाँ पर ले लेंगे 4 × 1 × 2। ठीक, फिर ले लेंगे 4 1 × 1 × -1 यानी कि प्लस यहाँ 1 × 1 × -1 ये हो जाएगा प्लस। ठीक है, और यहाँ पर हो जाएगा -3 × 6। तो यहाँ आप इस चीज को इस जगह लिख सकते हो क्योंकि वहां दिखाई नहीं देगा। -3 × 2 इंटू 6। ठीक है, ये -3 इन ब्रैकेट होगा, इसको बड़े ब्रैकेट में ले लो। और जो डबल साइन वाले हैं उसको जो है छोटे ब्रैकेट में शो करो, -1 यहाँ का। ठीक है, और यहाँ पर जो है 4 × 1 × 2 हो गया, ये भी जो साइन है वो माइनस वो इन ब्रैकेट कर लो। ठीक है, तो कैलकुलेशन थोड़ा सा और इजी हो जाएगा। और यहाँ पर क्या करोगे, -1 × 3 × -1 यानी कि 3 -1 × 1 × -3 ये 3 हो जाएगा। और इसके बाद जो है 6 × 1 × 4 यानी 6 4 जा 24 और प्लस 2 × 2 × 1 यानी कि 4 ये हो जाएगा आपका, माइनस 4 × 1 × 2 ये हो जाएगा 8 एंड 1 × 1 × -1 ये हो जाएगा -1। ठीक है, यहाँ पर -1 आ जाएगा। एंड नेक्स्ट
ये हो जाएगा माइनस, ये प्लस है, माइनस प्लस माइनस 3 इंटू 2 इंटू 6 यानी कि 36, 3 इंटू 2 6 और 6 जा 36। तो यहाँ पर आप जरा देखें 3 और प्लस 24 प्लस 4 ये हो जाएगा 31, क्योंकि 3 प्लस 24 27 हो जाएगा, 27 प्लस 4 31 हो जाएगा, माइनस यहाँ पर आप देखें 8 माइनस 37। तो इसे जो है आप सॉल्व कर सकते हैं 31 और माइनस यहाँ पर जब घटाएंगे तो माइनस 29 आ जाएगा और 31 माइनस माइनस प्लस 29 और ये हो जाएगा 60। ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आप कैलकुलेट कर सकते हैं और कैलकुलेट करने के बाद आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, और कैलकुलेशन जो है ध्यान रखिएगा, चेक कर लीजिएगा। और अब आगे जो है आई होप आपका इसी तरह से सॉल्यूशन आया होगा और सही होगा। ठीक है, अब चलते हैं सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, क्रैमर रूल। ठीक है, एक क्रैमर रूल से सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। और ये क्वेश्चन क्रैमर रूल यानी कि इक्वेशन ऑफ सिस्टम, यानी कि इक्वेशन जो होते हैं उनको सॉल्व करने के लिए होते हैं, यानी कि समीकरण निकायों को सॉल्व करने के लिए, यानी कि जो इक्वेशंस होते हैं उनके सिस्टम को सॉल्व करने के लिए क्रैमर रूल का इस्तेमाल किया जाता है। क्रैमर रूल बहुत ही इजी बना देता है किसी इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए। तो चलिए सबसे पहले हम क्रैमर रूल देखते हैं, लेकिन उससे पहले आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक शेयर करें, जिससे कि और लोगों को भी ये वीडियो प्राप्त हो। जैसे आपके दोस्त जो पढ़ रहे हों या जो डिप्लोमा कर रहा है, इससे रिलेटेड लोगों को आप जो है शेयर कर सकते हैं, उनके लिए ये कोर्स काफ़ी अच्छा है। और इसमें जो क्वेश्चंस दिए गए हैं वो क्वेश्चन जो लगवाए जा रहे हैं वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं क्रैमर रूल्स। देखें क्रैमर्स रूल, क्रैमर रूल जो है यह किस तरह से अप्लाई होता है, कैसे क्वेश्चन को इसे सॉल्व किया जाता है। तो एक क्वेश्चन हम लेकर इसे सॉल्व करते हैं और बताते हैं कि किस तरह से क्रैमर रूल से क्वेश्चन यानी कि क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है। तो सबसे पहले एक क्वेश्चन ले लेते हैं, x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 6। यहाँ x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 6, दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन। एंड यहाँ पर नेक्स्ट इक्वेशन x माइनस वाई प्लस जेड, x माइनस वाई प्लस जेड इक्वल टू 2, यह सेकेंड इक्वेशन हो गया। एंड x 2x माइनस प्लस वाई माइनस जेड, 2x प्लस वाई माइनस जेड और इक्वल टू 1, यह इक्वेशन थर्ड हो गया। ठीक है, तो ये तीन इक्वेशन है और इनसे जो है एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालनी है। तो देखिए आपने इसको सॉल्व किया होगा, जैसे विलोपन मेथड है, यानी कि जो विलोपन विधि द्वारा, यानी कि एलिमिनेशन मेथड कहते हैं इंग्लिश में, या प्रतिस्थापन विधि जैसे सब्स्टिट्यूशन मेथड कहते हैं, और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड है यानी कि जिसे वज्र गुणनखंड विधि कहते हैं। तो ऐसे से क्वेश्चन सॉल्व किया जा सकता है, लेकिन वो इसमें काफ़ी डिफिकल्ट टास्क होगा आप लोगों के लिए। कारण क्या है कि ये 3 वेरिएबल्स हैं, 2 वेरिएबल्स तक तो ठीक होते हैं, लेकिन 3 वेरिएबल्स के जब क्वेश्चन आते हैं तो ऐसे में यह क्रैमर रूल काफ़ी इजी बना देता है इसको, और जो है एक्स वाई जेड की वैल्यू जल्दी से फाइंड आउट हो जाती है। कुछ ही जो है स्टेप्स में ये फाइंड आउट किया जा सकता है। तो चलिए हम बताते हैं कैसे इसे फाइंड आउट करना है। पहली बात तो डेल्टा जो है वह डिटर्मिनेंट की वैल्यू होती है। डेल्टा हम ले लेते हैं जो कि एक्स वाई जेड का कोफिशिएंट का डिटर्मिनेंट है। एक्स वाई जेड के कोफिशिएंट मतलब गुणांक का वह डिटर्मिनेंट है। जैसे 1,
1 2, ये हो जाएगा 1 -1 एंड 1, और यहाँ पर होगा 1 1 एंड -1। ठीक है, यहाँ आप x y z के गुणांक देखते हैं और यहाँ पर जो है 1 यानी कि वैल्यू लिख लेंगे। देखिए x y z के गुणांक इस तरह से आप लगा सकते हैं। मान लीजिए अगर किसी समीकरण में x और y ही दिया है, z एब्सेंट है, z नहीं दिया तो z की जगह 0 लिख लेंगे आप। अगर इस क्वेश्चन में अगर मान लीजिए x और z दिया है, y नहीं दिया है, तो y की जगह आप 0 लिख लेंगे। तो इस तरह से भी आप कर सकते हैं। किसी किसी समीकरण में ये भी होता है ना कि x y जाता है, z नहीं रहता है, z y रहेगा, x नहीं रहेगा, तो जो नहीं है उसका कोफिशिएंट आप 0 लिखेंगे। फिलहाल यहाँ सब है तो सभी के कोफिशिएंट हमने लिख दिए हैं। जैसे x इंटू 1 होता है तो 1 इसका कोफिशिएंट लिख दिया है, जो गुणांक होता है। x का 1 गुणांक है, y का 1 है, माइनस y का -1 है, एंड z का 1 है, z का 1 है। फिर 2x का 2 है गुणांक, y का 1 है और z का -1 है। क्लियर? तो अब चलिए इसकी वैल्यू निकालते हैं। 1 ये क्या हो जाएगा, -1 इंटू -1 1 हो जाएगा, एंड माइनस ऑलरेडी होता है 1 इंटू 1 1 हो जाएगा। देन -1 एज ए पोजीशन वेक्टर, पोजीशन होता है कि -1 यानी कि प्लस माइनस प्लस में चलता है, तो इस पोजीशन पर माइनस होता है तो इसलिए -1 लिख देते हैं। और यहाँ पर 1 इंटू -1 -1 हो गया, और 2 इंटू 1 यानी कि 2 और माइनस ऑलरेडी होता है तो -2 हो गया। फिर +1 यहाँ पर है, 1 इंटू 1 1 हो जाएगा, और 2 इंटू -1 यानी कि -2, तो -2 और माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ आप देखें कैलकुलेट करके तो 1 इंटू यह 0 हो जाएगा, -1 और 1 इंटू 1 यानी कि -1 -2 -3 हो जाएगा, एंड +1 और ये 1 + 2 यानी कि 3 हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देखें ये 0 हो गया, 1 इंटू 0 0 हो गया, एंड -1 -3 ये क्या हो जाएगा, +3, एंड +1 इंटू 3 यानी कि 3, तो 3 + 3 कितना हो जाएगा, 6। ठीक है, तो डेल्टा H इक्वल टू यहाँ पर 6 आ गया। देखिए ये डेल्टा जो है 0 के अलावा कोई नंबर आना चाहिए, तब तो इसका अद्वितीय हल यानी कि यूनिक सॉल्यूशन होता है, और यह जो निकाय का जो हल होता है वो संगत होता है, कंसिस्टेंट होता है। अगर ये डेल्टा 0 के बराबर आ जाता है तो वहां पर कंसिस्टेंसी और इनकंसिस्टेंसी दोनों हो जाएगा। ठीक है, तो ये आप जरूर ध्यान रखें। तो इसके बाद यहाँ पर डेल्टा 1 की वैल्यू क्या होगी, तो डेल्टा 1 जो है यहाँ पर आ जाएगा। अब डेल्टा 1 के लिए देखिए क्या लिखते हैं, डेल्टा 1 एक्चुअली x के लिए होता है, क्योंकि अगर हम देखें यहाँ पर तो x की वैल्यू जो है डेल्टा 1 अपॉन डेल्टा से निकालते हैं, y की वैल्यू जो है डेल्टा 2 अपॉन डेल्टा से निकालते हैं, और z की वैल्यू जो है डेल्टा 3 अपॉन डेल्टा से निकालते हैं। तो इस तरह से x की वैल्यू डेल्टा 1 अपॉन डेल्टा, y की वैल्यू डेल्टा 2 अपॉन डेल्टा, z की वैल्यू डेल्टा 3 अपॉन डेल्टा इससे प्राप्त होती है। ठीक है, तो डेल्टा 1 में x है तो x के कोफिशिएंट के जगह पर हम 6 to 1 ये लिख देंगे। तो लेट अस सी दैट कि हम किस तरह से इसे सॉल्व करते हैं। 6 to 1 यह x के जगह पर आ गया यानी पहले लाइन पर, और फिर 1 -1 एंड 1 यह दूसरा लाइन है, और तीसरा क्या है 1 1 1 1 1 एंड 1। यह जो है -1 यहाँ पर नीचे -1 है तो -1। ठीक, अब इसे डेल्टा 1 सॉल्व कर लेंगे हम। ठीक है, और इसी तरह से हम वैल्यू निकालेंगे। तो चलिए हम डेल्टा 1 सॉल्व करते हैं और तब इस वैल्यू को निकालते हैं। ठीक है, अब देखिए डेल्टा 1 जो है यहाँ पर क्या हो जाएगा 6, और यहाँ पर 1 इंटू -1 इंटू -1 1, और 1 इंटू 1 1 हो जाएगा। -1 पोजीशन की वजह से होता है, और यहाँ पर जो है ये 2 इंटू -1 -2 एंड 1 इंटू 1 -1, फिर +1 हो जाएगा, और 2 इंटू 1 2, और -1 इंटू 1 -1 माइनस माइनस +1 हो जाएगा।
तो यहाँ पर ये जो वैल्यू होगी 6 इंटू 0 हो जाएगी और -1 इंटू -3 और यहाँ पर 1 इंटू ये हो जाएगा 3। तो इसका मतलब क्या होगा कि 0 -3 एंड +3 ये हो जाएगा 6। ठीक, तो इस तरह से आपको डेल्टा 1 की वैल्यू 6 मिल गई। अब डेल्टा 2 जरा निकालें आप, तो डेल्टा 2 निकालने के लिए क्या करना होगा, यहाँ पर आपको वैल्यू लिखना है जो कि डेल्टा 2 y के लिए होता है, तो y का मिडिल कोफिशिएंट है, तो मिडिल कोफिशिएंट की जगह हम 6, 2 और 1 एलिमेंट लिख देंगे। ठीक है, तो दोनों साइड x और z वाले कोफिशिएंट को एज इट इज रखेंगे, तो 1, 1 एंड 2 एंड यहाँ मिडिल के जगह पर 6, 2, 1 और यहाँ हो जाएगा 1, 1 एंड -1। ठीक है, अब इसे सॉल्व करके देखते हैं, तो यहाँ 1 और ये क्या हो जाएगा 2 इंटू -1 यानी -2 और 1 इंटू 1 -1 ये हो जाएगा -6, क्योंकि पोजीशन माइनस का है तो -6 आ जाएगा और यहाँ 1 इंटू -1 -1 होगा एंड 1 इंटू 2 -2 हो जाएगा। 1 इंटू 2 2 है और ऑलरेडी माइनस होता है ब्रैकेट में, तो -2 हो जाएगा। फिर 1 के लिए देखते हैं हम +1 और यहाँ 1 इंटू 1 1 होगा और 2 इंटू 2 4 हो जाएगा। ठीक है, देन ये क्या हो जाएगा 1 इंटू -3 एंड 1 इंटू क्या हो गया -3 एंड -6 इंटू -3 एंड +1 इंटू -3। नाउ -3 यहाँ पर आ गया 6 इंटू 3 ये +18 हो गया एंड -3। तो आप जानते हो -3 एंड -3 -6 होगा, तो -6 एंड +18 दैट विल बी 12। डेल्टा 2 की वैल्यू हमें 12 प्राप्त हो गई है। अब हम निकालेंगे डेल्टा 3, क्योंकि जेड ही बचा हुआ है, जेड का कोएफिशिएंट की जगह 6 to 1 रख देंगे और ये निकल जाएगा डेल्टा 3। तो लेट अस सी दैट कि डेल्टा 3 क्या होगा। तो यहाँ पर डेल्टा 3 इक्वल टू यह क्वेश्चन हो जाएगा 1, 1 एंड 2, 1 -1 एंड 1 एंड यहाँ पर हो जाएगा 6 to 1। क्यों होगा 6 to 1? क्योंकि डेल्टा 3 निकाल रहे हो, तो ये थर्ड वाली लाइन जो है वहां से हट जाएगी, क्योंकि जेड का कोएफिशिएंट है, जेड का कोएफिशिएंट वहां से हट जाएगा और 6 to 1 आ जाएगा, तो ये 6 to 1 आ गया। अब जो है यहाँ से आप निकालोगे 1 और ये क्या होगा 1 इंटू -1 और 2 इंटू 1 2 और ऑलरेडी माइनस होता है तो -2 हो गया। नेक्स्ट यहाँ पर जो है आप देखो -1 आ जाएगा और यहाँ 1 इंटू 1 1 और 2 इंटू 2 -4 हो जाएगा, क्योंकि 2 इंटू 2 4 होता है, ऑलरेडी माइनस पोजीशन पर होता ही है, तो -4 हो जाएगा +6 और यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ जो है 1 इंटू 1 1 होगा और 2 इंटू -1 -2 होगा, माइनस +2 हो जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पर 1 -3 हो गया, -1 -3 हो गया एंड 6 इंटू 3 हो गया, तो -3 +3 एंड 6 3 18 ये हो जाएगा। तो नाउ दिस विल कैंसिल, -3 +3 विल बी कैंसिल, यह कट जाएगा और आएगा क्या 18 आ जाएगा। तो डेल्टा 3 की वैल्यू आपको 18 मिल गई, डेल्टा 1 की वैल्यू 6 एंड डेल्टा 2 की वैल्यू 12। नाउ सी दैट आप देखिए यहाँ x इक्वल टू क्या हमने लिखा था डेल्टा 1 अपॉन डेल्टा, जो कि 6 है 6/6, क्योंकि डेल्टा की वैल्यू ऑलरेडी 6 है, तो 6/6 ये हो जाएगा 1, आप यहाँ 1 लिख सकते हैं। और उसी तरह से y इक्वल टू डेल्टा 2 अपॉन डेल्टा, जो कि क्या हो जाएगा डेल्टा 2 12 आया है, यू कैन सी दैट, आप देख सकते हो यहाँ पर 12 है, सो 12/6 और ये हो जाएगा 2, यह आंसर 2 आ गया। एंड z इक्वल टू जो है डेल्टा 3 अपॉन डेल्टा, और यह डेल्टा 3 as you know that you have got 18,
यह आपने 18 पाया यहाँ पर, तो 18/6 ये हो जाएगा, 18/6 यानी कि 3 टाइम्स ये कटेगा तो 3 हो जाएगा। अतः इसका आंसर जो होगा वह x इक्वल टू क्या होगा 1, y इक्वल टू 2 और z इक्वल टू 3। ठीक है, तो इस तरह से आप क्रैमर रूल से इसे लगा सकते हो बहुत ही इजी वे में। आप देखिए क्रैमर रूल में आप इस इक्वेशन को लिए, इक्वेशन का आपने क्या किया है, डेल्टा निकाला जो कि नॉन जीरो है, यानी कि 6 है, जीरो नहीं आया है, इसे नॉन सिंगुलर भी कहते हैं। उसके बाद आपने डेल्टा 1 निकाला जो कि ये कोफिशिएंट x के कोफिशिएंट की जगह पर रख दिया, ये कांस्टेंट टर्म है, x की जगह कोफिशिएंट पर रख दिया, तो ये डेल्टा 1 आ गया। उसी तरह से डेल्टा 2 की वैल्यू जब निकालेंगे आप, तो मिडिल टर्म के कोफिशिएंट पर आप 6 to 1 लिखेंगे और सेम कैलकुलेट कर लेंगे। कैलकुलेशन का प्रोसेस वही है जो एक्सपेंशन है डिटर्मिनेंट का। फिर डेल्टा 3 आप निकालेंगे एंड डेल्टा 3 से जो है यह 18 आ गया, और इसी तरह से आप x y z की वैल्यू निकाल लेंगे। नेक्स्ट जो है, अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है नेक्स्ट, और जो कि आप क्रैमर रूल पर ही आधारित है, तो इसको जरूर आप लगाएं। और ये जो है एक अच्छे क्वेश्चन के साथ साथ एक नॉन ट्राइवल सोल्यूशन का भी है, यानी कि जब डेल्टा इक्वल टू 0 आ जाता है, नॉन ट्राइवल सोल्यूशन मतलब डेल्टा इक्वल टू 0 आ जाएगा तो नॉन ट्राइवल होगा, या आप कह सकते हो कि उसमें केसेस भी होते हैं कि डेल्टा की अगर वैल्यू 0 आती है और डेल्टा 1, डेल्टा 2, डेल्टा 3 की वैल्यू 0 आती है तो इनफाइनाइट सोल्यूशन के लिए चला जाता है, और डेल्टा की वैल्यू 0 आती है और डेल्टा 1, डेल्टा 2, डेल्टा 3 में से कोई एक नॉन जीरो होता है तो वो नो सॉल्यूशन के लिए आ जाता है, यानी कि कोई हल उसका नहीं होगा। ठीक है, तो उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन है, उसे हम सॉल्व करते हैं और इस कंडीशन को भी हम अभी बता दे रहे हैं कि किस तरह से ये कंडीशन से लगेंगे। ठीक है, तो बस चलिए कुछ ही देर की बात है, इसमें आपको समझ जाएंगे। सबसे पहली बात क्वेश्चन है यहाँ पर, और क्वेश्चन ये है, दिखाएं लेमडा इक्वल टू 57/10, 57/10, लेमडा इक्वल टू 57/10 के लिए समीकरण निकाल के लिए समीकरण निकाय, यह समीकरण निकाय दिया हुआ है। यह समीकरण निकाय है क्या, 2x + 3y, 2x + 3y, 2x + 3y एंड -2z इक्वल टू 0, एंड यहाँ पर 2x - y एंड +3z इक्वल टू 0, एंड नेक्स्ट 7x प्लस लेमडा y -z इक्वल टू 0 लिखता है, को अशून्य हल है, का अशून्य हल है, या आप लिख सकते हैं समीकरण निकाय इसके लिए जो है क्या रखता है, अशून्य, अशून्य यानी कि अशून्य को नॉन ट्राइवल कहते हैं, हल है। ठीक है, अशून्य का यानी मतलब नॉन ट्राइवल हल है। ठीक है, तो आप यहां पर देखिए ये vi है, ध्यान रखिएगा। यहां पर देखिए कि इस क्वेश्चन को कैसे किया जा सकता है, दिखाएं। लैम्डा इक्वल टू 57/10 के लिए समीकरण निकालिए है, नॉन ट्राइवल है, यानी कि जहां पर डेल्टा इक्वल टू 0 प्राप्त होता है। तो अब हम सॉल्यूशन देख लेते हैं। ठीक, यह सॉल्यूशन बहुत ही इजी है, क्योंकि हम लिखेंगे ना
और निकाय का हल यहाँ लिखेंगे स्टूडेंट्स, समीकरण निकाय का हल या समीकरण निकाय का हल अशून्य है। अशून्य है का मतलब क्या हुआ कि डेल्टा इक्वल टू जीरो, यानी कि नॉन ट्राइवल है, यानी कि डेल्टा इक्वल टू क्या हो जाएगा, जीरो। यानी कि जो हमने अभी बताया है कि डेल्टा इक्वल टू जीरो में दो कंडीशन आ जाते हैं, ठीक है। देयरफॉर डेल्टा इक्वल टू जीरो, डेल्टा इक्वल टू जीरो में दो कंडीशन आ जाते हैं। अगर डेल्टा इक्वल टू जीरो है, इसके साथ साथ डेल्टा वन, डेल्टा टू, डेल्टा थ्री ये सभी जीरो हों तो यह इनफाइनाइट सॉल्यूशन आ जाता है। तो इस स्थिति में यहाँ पर आप ये देखेंगे कि डेल्टा इक्वल टू जीरो होने से यह लैम्डा का मान किस तरह से निकल जाएगा। तो डेल्टा की वैल्यू क्या है ये आप देख लें। तो डेल्टा की वैल्यू क्या होगी, इनका ही कोएफिशिएंट होगा 2, 2, 7, यह x का कोएफिशिएंट है, फिर 3, -1 एंड लैम्डा यह y का कोएफिशिएंट है, और z का कोएफिशिएंट यहाँ पर क्या आएगा, -2, 3 एंड -1 इक्वल टू 0। अब इस इक्वेशन से जो लैम्डा की वैल्यू आएगा वही अगर 57/10 आ जाता है, देन दिस इज द सॉल्व, दिस क्वेश्चन विल बी सॉल्व। तो यहाँ पर क्वेश्चन आप क्वेश्चन देख लें, सब क्लियर है और सभी जो है प्रॉपरली वहाँ कोएफिशिएंट लिखा गया है। देन आप जो है इसकी वैल्यू निकालें, यानी कि 2 और ये क्या होगा, -1 इंटू -1 1 एंड -3 लैम्डा, और -3 यहाँ पर क्या होगा, -1 इंटू 2 -2 एंड -21 एंड फिर -2 और यहाँ पर क्या होगा 2 लैम्डा और -7 इक्वल टू 0। आप ये देख सकते हैं कि आपने एक्सपेंशन कर लिया 2 और 1 इंटू 1 -1 हो गया, एंड यहाँ 3 इंटू लैम्डा, -1 इंटू -1 1 हो गया, और -3 इंटू लैम्डा 3 लैम्डा हो गया, फिर 3 माइनस में लिखा गया, और यहाँ 2 इंटू -1 -2 और 7 इंटू 3 -21 हो गया, फिर -2 ऑलरेडी प्लस होता है तो माइनस प्लस माइनस हो गया, 2 लैम्डा एंड -7 इक्वल टू 0। अब इसको जो है कैलकुलेट कर लेते हैं, 2 और -6 लैम्डा एंड -3 और -23, ये हो जाएगा माइनस यानी कि -2 इंटू 2 4 लैम्डा और माइनस क्या हो जाएगा +14 इक्वल टू 0, ठीक है। ये हो जाएगा +14 इक्वल टू 0। यहाँ पर आ जाएगा 2 लैम्डा, यहाँ पर माइनस प्लस होगा, दैट्स राइट, -7 है और माइनस यहाँ प्लस हो जाएगा। तो ये प्लस होने की वजह से जब ये खुलेगा तो -14 हो जाएगा। नाउ सी दैट 2 ये है एंड -6 लैम्डा एंड 4 लैम्डा -10 लैम्डा और 3 एंड -23 माइनस प्लस जो है 69 ये हो गया, और -14 बचा क्योंकि ये 4 6 लैम्डा में आकर जुड़ गया है। देन ये हो जाएगा -10 लैम्डा एंड +71 -14 इक्वल टू 0। आप जरा सब्ट्रैक्ट करें तो -10 लैम्डा एंड +57 ये क्या हो जाएगा 57 इक्वल टू 0। आप जरा ध्यान दें, -10 लैम्डा इक्वल टू क्या हो जाएगा -57, यानी कि लैम्डा इक्वल टू क्या हो जाएगा -57 अपॉन -10। आप देखिए निगेटिव साइन कैंसिल आउट, या आप कर सकते हो माइनस प्लस हो जाएगा, ये भी कर सकते हो। तो लैम्डा इक्वल टू क्या हो जाएगा 57 अपॉन 10। देखिए यही प्रूफ करने को दिया था, यही दिखाने को दिया था, एंड यू हैव प्रूव्ड इट। ठीक, आपने इसे प्रूव कर लिया कि लैम्डा इक्वल टू 57 अपॉन 10। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को
सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ पर कह रहा था कि को अशून्य आए यानी कि नॉन ट्राइवल सॉल्यूशन हो तो समीकरण निकाय का हल अशून्य होता है, ये इसका मतलब डेल्टा इक्वल टू 0 होगा और उससे आप इसे निकाल सकते हैं बहुत आसानी से। तो आज जो है डिटरमिनेंट का यह लास्ट लेक्चर, आप जो है इसे जरूर देखें और इससे रिलेटेड सभी क्वेश्चन सॉल्व करें। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर पर नया टॉपिक बाइनोमियल एक्सपेंशन या बाइनोमियल थ्योरम लेकर। ठीक है, तब तक आपको सॉल्व करें इसे और क्वेश्चन लेक्चर्स पूरे देखें। धन्यवाद।